बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। हम चैप्टर 9 की सेकंड वीडियो की तरफ आ रहे हैं बच्चों, जो डिफ्रैक्शन के टॉपिक से स्टार्ट होकर पोलराइजेशन तक जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल एंड फॉर्म्स ज्योमेट्रिकल शैडो। नेम ऑफ द फिनोमेना आपको बताना है। दो ही ऑप्शन है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। इन दोनों के अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट होती थी और ज्योमेट्रिकल शैडो बनता था। तो इसका आंसर है बेटा डिफ्रैक्शन। बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशंस भी आ जाती है एमसीक्यू में। दोनों तरह से रेडी रहना चाहिए। क्वेश्चन 2 थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि इंटरफेरेंस की स्पेशल टाइप कौन सी है। इंटरफेरेंस की स्पेशल टाइप कौन सी है। इसके ऑप्शंस में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वही फिनोमेनों के नेम आ जाएंगे। तो इंटरफेरेंस की जो स्पेशल टाइप है वो है डिफ्रैक्शन अगेन। चूंकि डिफ्रैक्शन में भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो ये इंटरफेरेंस की खास किस्म है। लेकिन मैं यह वाज़ेह करना चाहता हूं, डिफरेंस ये होता है कि जब इंटरफेरेंस प्रोमिनेंट होती है तो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो सेम रहती है, और जब डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट होता है तो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, उसके आंसर में आपको ये देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, अगर नंबर ऑफ रूलिंग्स ग्रेटिंग में n हो, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग l हो, तो आपको d का एक्सप्रेशन बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन मैं दो ही देता हूं आपको, एक n बाय l, एक l बाय n। n बाय l नहीं है, l बाय n है। और जब आप पर मीटर फाइंड करेंगे तो इट विल बिकम 1/n। इससे हमारे कई न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सपोज करें कि नंबर ऑफ रूलिंग्स हो बेटा 5000 लाइंस पर cm। आपसे d पूछा जाए कि क्या होगा। अब d चूंकि 1/n है, अब नंबर ऑफ रूलिंग्स वो पुट करेंगे जो लाइंस पर मीटर है। अब लाइंस पर मीटर में कैसे जाएंगे? लाइंस पर मीटर में जाने के लिए आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये cm से m में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, वो 100 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बिकम 5000 लाइंस पर मीटर, 5000 लाइंस पर मीटर। और इसको जब यहां पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये चूंकि पर मीटर पुट करना है, सो इट विल बिकम 0.2 और 1 2 3 4 5 10 रेज टू पावर -5। और बच्चों ये पॉइंट इधर आएगा तो ये बनेगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर्स। सो ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी 2 माइक्रोमीटर्स। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए आपको। इसकी एक और प्रैक्टिस कराते हैं आपको। अगर सपोज 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर हो, अब आपने सोचना है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल यही स्टेप। सबसे पहले इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसकी लॉजिक फिर से सुन लें। क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया? चूंकि cm को 100 से आपने डिवाइड किया था, वो 100 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर d का एक्सप्रेशन 1/n, 1/3 लाख, या 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5, इट विल बिकम 0.33 10 रेज टू पावर -5 मीटर्स, और ये बन जाएगा 3.3 10 रेज टू पावर -6 मीटर्स, एंड यू कैन राइट 3.33 माइक्रोमीटर्स। तो ये इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इस इक्वेशन का नेम आप लोगों ने बताना है। कई ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं, यंग्स इक्वेशन, माइकल्स इक्वेशंस, डिफ्रैक्शन इक्वेशन एंड ब्रैग्स इक्वेशन, ये ऑप्शंस हैं इसके। तो ये 2 इसकी निशानदही करेगा कि 2 वाहिद इक्वेशन थी ब्रैग्स इक्वेशन जिसमें ये 2 का फैक्टर इंक्लूड किया गया था। सो इट इज ब्रैग्स इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बेटा ये बताना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम किसकी स्टडी करते हैं? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की,
स्टोन के स्ट्रक्चर की या बोन के स्ट्रक्चर की, डीएनए के स्ट्रक्चर की, इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? सिर्फ स्टोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो सकता, बाकी ये ऑप्शंस पॉसिबल हैं। डीएनए से हम इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करते हुए एक शॉर्ट पहले डिस्कस कर लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करते हुए हम एक्सरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट तब होती है जब वेवलेंथ ऑफ द वेव इज कंपैरेबल विद द स्लिट स्पेसिंग and aperture of the slit or the interplanar spacing. So X-ray is comparable with the interplanar spacing, so that we use the X-ray. तो एक्सरे का कंपैरेबल होना इसको इस काबिल बनाता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। पहला आंसर हो सकता है 10⁻⁻10 मीटर्स, दूसरा आंसर हो सकता है 1 एंगस्ट्रम, तीसरा भी सुनिए ध्यान से, और वो ये हो सकता है 0.1 नैनोमीटर। ये कैसे आया? आप 10⁻⁻1 अलहदा करेंगे, 10⁻⁻9 अलहदा करेंगे, 10⁻⁻9 becomes nano and 10⁻⁻1 becomes 0.1 नैनोमीटर। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसके लिए पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में ये बताइए कि पोलराइजेशन करने वाले सब्सटेंसेस का क्या नेम होता है। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने वाले सब्सटेंसेस का नेम क्या होता है? एंड द नेम इज डाइकोरिक सब्सटेंस। डाइकोरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या चेंज करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस चेंज करते हैं या रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके प्लेन को चेंज कर देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और अगर चेंज ना करें तो इनको कहते हैं ऑप्टिकली पैसिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट बेटा मैं आपको चंद चीजों के नाम बताऊंगा। सबसे पहले शुगर है, अभी आप इससे खुद समझेंगे। शुगर, टार्टारिक एसिड, सोडियम क्लोरेट SC कर लेते हैं, और वाटर। मुझे तो याद हो गया है, शुगर, टार्टारिक एसिड और सोडियम क्लोरेट एंड वाटर। इसमें से कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? ये आपको सारे याद होंगे, 4 उसमें एग्जांपल्स हैं, उसमें वाटर वाज नॉट इंक्लूडेड। सो वाटर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद 13 है। 13 में बेटा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वेव है जो पोलराइज नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो पोलराइज नहीं हो सकती। तो इसके ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो सकता है, कॉम्प्रेशनल वेव हो सकती है, साउंड भी इसकी एग्जांपल में हो सकता है। तीनों ऑप्शन दुरुस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में आपसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के यूजेस में ये पूछा जा सकता है कि हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये बुक में लिखा हुआ है कि हम इससे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और ये चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में वहां भी लिखा हुआ है। ये मैंने इसका दोनों का रेफरेंस दे दिया है ताकि आपको याद रहे। 17, 18, 19 and 20. So next question, question number 15. आपको टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बताना है कि कितनी लाइंस होती हैं, रूलिंग्स कितनी करते हैं। इसका आंसर है 400 to 5000 लाइंस पर cm। लेकिन आंसर यहां तक नहीं छोड़ना, अब मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करके दिखाएं। वो जो पहले किया था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40,000 to 5 लाख लाइंस पर मीटर। सोचें जरा, इसको मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए
तो फिर इसे किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। अब सीएम से मिलीमीटर में जाना है तो जाहिर बात है एक सीएम में 10 mm होते हैं, तो ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा 10 पे, तो ये 40 बन जाएगा, ये 500 बन जाएगा लाइंस पर मिलीमीटर। तो आम उसूल देखें, सीएम से एमएम में जाए आम तौर पे तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, लेकिन डिनोमिनेटर में यूनिट होने की वजह से सब कुछ रिवर्स हो रहा है। सीएम से एमएम में जा रहे हैं, लार्ज यूनिट से स्मॉल में जा रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सीएम से एम में आ रहे हैं, स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में आ रहे हैं, उसूली तौर पे डिवाइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि आपका यूनिट डिनोमिनेटर में, सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़िए बेटा। 16 में आप ये बताइए कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज बढ़ाना हो तो बताइए वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, फ्लक्चुएट्स, कोई भी ऑप्शन। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना चाहिए डी साइन थीटा over lambda is equal to the n, so n is equal to d sin theta over lambda। सो बेटा आपका अगर आप ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज ज्यादा चाहते हैं तो वेवलेंथ आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पोलराइड किस पर्पस में इस्तेमाल होता है। इसका आंसर होना चाहिए कि ये रिड्यूस कर देता है ग्लेयर को। क्वेश्चन 18 में फिफ्थ ऑर्डर इमेज इन द ग्रेटिंग अगर पूछा जाए तो एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह 5 पुट कर देना है। YDSC से क्वेश्चन है कि अगर पांचवें मैक्सिमा का, फिफ्थ मैक्सिमा का ऑर्डर पूछा जाए और फिफ्थ मिनिमा का भी ऑर्डर पूछा जाए तो मैक्सिमा में जो नंबर ऑफ फ्रिंज होगा वही ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा, लेकिन आपके पास मिनिमा में जो नंबर ऑफ फ्रिंज होगा ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एक पीछे चलेगा, सो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी 4। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलराइजेशन से क्या प्रूव होता है कि लाइट कैसी वेव है। पोलराइजेशन से हमने ये प्रूव किया कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। थैंक यू सो मच बेटा, आप वीडियोस को पसंद करते हैं, इन्हें आप खुद भी देखें और आगे भी इनको शेयर करें। ये चैनल का आपने खास ध्यान रखना है, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।